नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव मिशन ज्ञान ऐप और हमारी यूट्यूब चैनल ई कक्षा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10 का मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 1 का आपका पहला अध्याय है संख्या निकाय। गणित में जो पहला अध्याय आपका है वो है संख्या निकाय। उसको आज देखने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। इन्होंने बोला है कि उदाहरण संख्या 1.1 में निम्न में से प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याएं पहचानिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं जिनको गिनती करने में या गणना करने में काम में लिया जाता है, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब आप गिनती करोगे या गणना करोगे तो 1 से शुरू करोगे, ऐसा तो है नहीं कि 0 से स्टार्ट करेंगे या फिर माइनस से स्टार्ट करेंगे। आप गिनती करना जब चालू करोगे तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनती करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्राकृत संख्याएं भी कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलने वाली संख्याएं आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। आगे इन्होंने बोला है कि पूर्णांक व पूर्ण संख्याएं, तो प्राकृत के बाद में नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। अगर आप 0 को भी प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लोगे तो आपकी बनेंगी पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलने वाली संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। और यहाँ यदि आप माइनस वाली संख्याओं को, इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं को भी यदि शामिल कर लेते हो तो आपकी बन जाती हैं दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं किस प्रकार से, जैसे -3 हो गया, -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलने वाली संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं। अब देखो, मैंने तीनों संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इनमें से पहचान करते हैं, छांटते हैं। देखो, सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याओं की बात करता हूं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? यहां देखो 15 प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है 15, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाली 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो 15 भी आएगा। 22 भी आने वाला है प्राकृत संख्याओं में। -6 नहीं आएगा क्योंकि आप शुरू 1 से कर रहे हैं, माइनस में तो जा ही नहीं रहे। -6 नहीं आएगा। 7 आएगा प्राकृत संख्याओं में, 7 भी प्राकृत संख्या है। -13 नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग 1 से की है, 0 नहीं मिलेगा। -12 नहीं मिलेगा, प्लस का 12 मिल जाएगा, प्लस का 13 भी मिल जाएगा और माइनस का 31 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये तो हो गई आपकी प्राकृत संख्याएं। अब देखो, इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? आप प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दोगे तो बन जाएंगे आपकी पूर्ण संख्याएं। तो देखो, पूर्ण संख्याओं में 15 शामिल होगा, 22 भी शामिल होगा। ये लो 15 भी शामिल हो गया है, 22 भी शामिल हो गया है। -6 को शामिल नहीं करेंगे, 7 शामिल हो जाएगा। -13 को शामिल नहीं करेंगे, 0 शामिल हो जाएगा। इसका मतलब 0 भी पूर्ण संख्याओं में आएगा। -12 नहीं होगा, प्लस का 12 होगा और ये प्लस का 13 भी हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। अब नंबर आता है पूर्णांक संख्याओं का। तो देखो, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनको भी देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी पूर्णांक क्या होंगे? अब देखो, सारी की सारी संख्याएं प्लस में हो या माइनस में हो या 0 हो, क्या होती हैं? आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, 1.1 1.2 -1.1 -1.3 इस प्रकार की संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। इसका मतलब आपकी संख्याएं दशमलव में नहीं होनी चाहिए। बिना दशमलव वाली संख्या प्लस में हो, माइनस में हो, 0 हो, कैसी भी संख्या हो, क्या होगी? पूर्णांक होगी। तो देखो, 15 भी पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, -13 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, ये -12 भी पूर्णांक है, प्लस का 12 भी पूर्णांक है, 13 भी पूर्णांक है और -31 भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याएं जो लिखी हुई हैं क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखो, ये बात आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। पहचाननी थी संख्याएं, तीनों को अलग अलग मैंने आपको बता दिया है। पर ये प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 और शामिल हो जाता है, पूर्णांक संख्याएं माइनस वाली भी शामिल हो जाती हैं। बस इतना ही काम है। अब देखो अगला उदाहरण संख्या 1.2, निम्न में से वे संख्याएं पहचानिए जो प्राकृत संख्याएं नहीं हैं और पूर्ण संख्याएं भी नहीं हैं। देखो, सबसे पहले प्राकृत संख्या नहीं होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलती है। तो देखो, प्राकृत संख्या नहीं है, तो पहले पार्ट का मैं जवाब दे रहा हूं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, प्राकृत संख्या नहीं है। -17 प्राकृत नहीं है, -17 प्राकृत नहीं है क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, ये माइनस में है। 15 प्राकृत संख्या है, 23वीं प्राकृत संख्या है। -6 प्राकृत संख्या नहीं है, -6 नहीं है,
माइनस का 4 भी प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो आगे 0 भी प्राकृत संख्या नहीं है। 0 भी क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में शामिल होती है, प्राकृत संख्याओं में नहीं होती। 16 प्राकृत संख्या है, 18 भी है, 22 भी है और 31 भी है। इसका मतलब ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। आगे इन्होंने बोला है सेकंड पार्ट में, क्या बोला है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याओं में यदि आप 0 को शामिल कर लेते हो तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इसका मतलब है प्लस वाली संख्या और 0 ये तो होती है पूर्ण संख्या, इनके अलावा जो भी बच गई पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो देखो -17 नहीं होगी, -17 पूर्ण संख्या नहीं होगी, 15 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, माइनस का 6 नहीं होगी, पूर्ण संख्या -6 नहीं होगी, माइनस का 4 भी नहीं होगी, 0 पूर्ण संख्याओं में शामिल होगा, 16 भी होगा, 18 भी होगा, 22 भी होगा और 31 भी होगा। इसका मतलब -17, -6 और -4 ये 3 संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या नहीं होंगी। और -17, -6, -4 और 0 ये 4 संख्याएं आपकी प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। आशा करता हूं आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। जिन संख्याओं से गणना की जाती है, जिनसे गिना जाता है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। और यदि उनमें आप 0 को भी शामिल कर देते हो तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस इतना ही काम है। गिनती कहां से चालू करते हो, 1 से चालू करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 5 लोग लाइन में खड़े हैं, आप उनको गिनोगे 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब तो आपने काउंटिंग की है 4 तक, और कितने लोग हैं, 5 है। इसका मतलब ऐसे तो काउंटिंग होगी नहीं, तो गिनोगे कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं आप, 1 से शुरू कर रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे गिना जाता है। याद रखने के लिए आज से मैं आपको बता रहा हूं। और यदि इनमें आप 0 को शामिल कर देते हो तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। काफी बार मैंने रिपीटेशन दे दिया है। चलिए उदाहरण संख्या 1.3 क्या बोलना चाह रहे हैं, निम्न को सरल कीजिए तथा बताइए कि परिणाम एक पूर्णांक है या नहीं। देखिए 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 ये कितना होता है, 48 होता है। 48 क्या है दोस्तों, आपका एक पूर्णांक है। समझ गए, पूर्णांक संख्या है 48। अब देखो 7/3, 7/3 आपकी ये संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी, ये दशमलव में आंसर आएगा। क्या आएगा, दशमलव में आंसर आएगा। समझ गए, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कटेगा नहीं, तो दशमलव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखो 18/3, 18/3 ये कितनी बार जाएगा भाग, 6 बार जाएगा, पूर्णांक संख्या है। आगे देखो 36/7, 36/7 ये भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये भी दशमलव में जाएगा। समझ गए, दशमलव में भाग जाएगा, इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती, इतना ही ध्यान रखना है। आप इसका भाग लगाओगे तो दशमलव में आंसर आएगा, आप लगा के देख लेना। 7/3 करोगे मतलब 7 में 3 का भाग लगाओगे तो भी दशमलव में आंसर आएगा, पूर्णांक नहीं होंगी। पूर्णांक संख्याएं दशमलव में नहीं होती। अब देखो 14 गुणा 2, देखो 14 गुणा 2 ये 28 होता है, पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। अब देखो 18/36, आगे देखो आपका है 18/36, ये है दोस्तों 1/2, 18 एकम 18, 18 दूना 36 और ये देखो 0.5 है। हल करोगे तो 0.5, इसका मतलब ये भी दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आ रही है संख्या, इसका मतलब ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है। आगे देखो 13 गुणा -3, 13 गुणा -3 ये हो गया -39, ये आपकी पूर्णांक संख्या है। -39 पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक प्लस में भी चलते हैं, माइनस में भी चलते हैं और 0 भी पूर्णांक होती है, बस दशमलव में नहीं चलते। तो आपको इतना ध्यान रखना कि जहां जहां मेरा दशमलव बन रहा है वो पूर्णांक संख्या नहीं है, बाकी सारी हैं। तो यहाँ दशमलव बन रहा है, ये नहीं है, यहाँ दशमलव बन रहा है, ये नहीं है, और यहाँ दशमलव बन रहा है, यहाँ नहीं है। तो देखो एक तो आपकी पूर्णांक संख्या कौन सी नहीं होगी, एक तो ये नहीं होगी 7/3, और कौन सी नहीं होगी, 36/7 नहीं होगी, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। और कौन सी थी, 18/36, मतलब ये वाली पूर्णांक संख्या आपकी नहीं है। चलिए यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा सेक्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में। उदाहरण संख्या 1.4 संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों बिल्कुल आसान पार्ट है। संख्या रेखा, देखो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन खींच रहा हूं। यहां देखो ये है 0। अब देखो यहां -1, -2, -3, -4, -5, समझ गए, ये हो गया है आपका -5। अब यहां से इन्होंने बोला है कि 9 और ऐड करना है, तो 9 जो है वो आएगा प्लस में। देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बिल्कुल आसान पार्ट है, ये हो गया है प्लस का 9। मैंने दोनों नोट कर लिए हैं। आपको देखो स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। जब भी संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग ज्ञात करना चाहते हैं या पूर्णांकों को जोड़ना चाहते हैं तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 9 पे जाओ, तो मैं 0 से रवाना हुआ और 9 पे गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर चला गया। अब यहां से -5 है, इसका मतलब आप 5 कदम पीछे आओ, तो 9 के पीछे चलो 5 कदम, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहां आप पहुंच गए। समझ गए? तो फाइनली देखो आप सबसे पहले गए कहां से थे, आप गए थे +9 पे गए थे और आगे वहां से वापस कितना -5 आ गए, 5 कदम पीछे आ गए। तो देखो कहां पहुंच गए आप फाइनली पहुंच गए हैं इस जगह। और ये क्या है, देखो 1 2 3 और 4, ये है प्लस का 4, ये क्या है प्लस का 4। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 पे पहुंच गए। तो 9 प्लस का और माइनस का 5 कितना होता है, प्लस का 4 होता है। तो इसका मतलब संख्या रेखा से यदि आप इनको जोड़ना चाहेंगे तो कहां पहुंच रहे हैं, देखो +4 पे पहुंच रहे हैं। ये आपका जो बिंदु है वो है प्लस का 4। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ये मैंने -5 ड्रॉ किया क्योंकि -5 यहां लिखा होता है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा। ये कब काम आएगा, जब दोनों ही माइनस में दे रखे हो तो फिर माइनस वाले नंबर काम में आएंगे। यहां बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में, इसका मतलब इस माइनस का कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले आप प्लस में गए, फिर 5 कदम पीछे आए, तो यहां कहां पहुंच गए आप, +4 पे पहुंच गए। तो संख्या रेखा से कितनी जगह पहुंच गए आप, 4 कदम पीछे, मतलब +4 के ऊपर आप पहुंच गए। और 9 माइनस का 5 होता है आपका प्लस का 4। बिल्कुल इजी सा पार्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण की ओर। आपका अगला उदाहरण है उदाहरण संख्या 1.4 का सेकंड पार्ट। देखिए संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो -3 और -7, यहाँ दोनों संख्या माइनस में है, इसका मतलब ये दोनों काम में आने वाले हैं आपको। अब देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूं, संख्या रेखा खींच रहा हूं। देखो 0 इधर लिख देता हूं, मैं 0 यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां मेरा ज्यादातर काम किधर होने वाला है, माइनस की तरफ, तो 0 को उधर लिख दिया। अब देखो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। चलिए खूब है, सफिशिएंट है। आपके पास स्केल है, पेंसिल है, आप स्केल और पेंसिल का यूज करके एग्जाम में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी तरह एक लाइन हाथ से खींच दी रहे से आप टिक करके रख देते हो, तो ऐसा नहीं करना। आपको पेंसिल से और स्केल से बिल्कुल बराबर दूरी नाप के आपको काम करना है, साफ सुथरा काम होना चाहिए। अब देखो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से करनी है। तो देखो कहाँ आए, सबसे पहले -3 पे, -1 -2 -3 पे पहुंच गए। इसका मतलब पहले आए आप कहाँ, -3 पे आ गए। अब देखो उसके आगे क्या करना है, आपको 7 कदम और पीछे चलना है। -7 है मतलब 7 कदम पीछे चलना है। तो देखो 1 कदम 2 कदम 3 4 5 6 और 7 कदम। तो देखो कहाँ पहुंच गए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पहुंच गए। समझ गए? यानी इस जगह आप पहुंच चुके हैं। और ये जगह कौन सी है, देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ये लोग कहाँ पहुंच गए दोस्तों, आप -10 पे पहुंच गए। तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा -10। समझ गए? ये लो -10 इनका योग हो गया। संख्या रेखा से आप इस प्रकार से ऐड करते हैं। तो दोनों प्लस में हैं या दोनों माइनस में हैं या एक प्लस एक माइनस में है, आप हर कंडीशन में संख्या रेखा का प्रयोग करके पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं, उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। देखो यहाँ होता है इधर माइनस का अनंत और इधर होता है प्लस का अनंत। समझ गए? ये इधर प्लस अनंत तक संख्या रेखा चलती है और इधर माइनस अनंत तक संख्या रेखा चलती है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित आसानी से की जा सकती हैं। चलिए अगला है उदाहरण संख्या 1.5। क्या बोला है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं तथा कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं हैं। देखो मैंने आपको प्राकृत संख्याएं बता दी, पूर्ण संख्याएं बता दी, पूर्णांक संख्याएं बता दी। अगली है आपकी परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं
जिनको सुनते तो काफ़ी टाइम हो गया p/q, पर आज तक समझ में नहीं आया p/q होता क्या है। दोस्तों कुछ नहीं होता, ये p/q का मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हो वो संख्या जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो। इसका मतलब अपॉन में लिखी जा सकती हैं, और सीधी सी मैं बात करूं तो बटे में लिखी जा सकती हैं। इसका मतलब फ्रैक्शन में लिखी जा सकती हो। जहां दोस्तों क्या होना चाहिए, जहां p व q जो दो p व q दोनों क्या हैं, दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। और आपका जो क्यों है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, देखो पूर्णांक तो जीरो भी होता है, परंतु क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कारण इसका यह है, यदि आप हर में जीरो लगा दोगे तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, मतलब अनंत को अप्रोच करने लग जाएगी, अनंत बन जाएगी। तो इसका मतलब वो संख्या जिनको मैं बटे में लिख सकता हूँ, अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ, जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक हो तथा हर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को कोई भी संख्या मानती है तो परिमेय होगी, नहीं मानती है तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब देखो उदाहरण के तौर पे, उदाहरण देखो 1/2, ये उदाहरण लिख रहा हूं मैं 1/2। देखो अंश 1 है, हर 2 है, दोनों पूर्णांक हैं, और आपका हर जीरो भी नहीं है। माइनस का 1/2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, -1/2 भी हो सकता है, समझ गए। अब देखो 3/4 भी हो सकता है, समझ गए, और 1 भी हो सकता है, 1 को भी आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, समझ गए। 0 हो सकता है परंतु 1/0 नहीं हो सकता, समझ गए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश तो 0 हो सकता है, देखो अंश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई मैंने, बस इतनी सी पाबंदी अंश पे कि वो पूर्णांक होनी चाहिए, बाकी 0 हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है मुझे, माइनस में हो प्लस में हो कैसा भी हो। तो ये इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो मैं परिमेय को देखता हूं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या देखो -2 है क्या, बिल्कुल -2 है ना, -2/1 लिख सकते हैं इसको, तो देखो ये अंश बटे हर के रूप में आ गई तो परिमेय है। 5/3 है क्या, देखो 5/3 है, बिल्कुल परिमेय है। -17 है क्या, -17 को आप ऐसे लिख सकते हो -17/1, देखो ये भी अंश बटे हर के रूप में आ गई, बिल्कुल है परिमेय संख्या। और देखो ये 15/7, 15/7 इधर देख लेता हूं, चलो इधर देख लेते हैं 15/7, ये देखो अंश बटे हर के रूप में है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 18/5, 18/5 ये भी अंश बटे हर के रूप में है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। और -7/6 ये भी देखो अंश बटे हर के रूप में है, मतलब बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो ये जो लिखी हुई है सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। इनमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो परिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछा है, कौन सी और कौन सी नहीं है, तो देखो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, सारी परिमेय संख्या है। इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो परिमेय संख्या नहीं हो। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण संख्या 1.6, निम्न परिमेय संख्याओं को उनके न्यूनतम यानी निम्नतम रूप में लिखिए। अब न्यूनतम रूप क्या होता है, जैसे मान लो, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, 1/2 है, 1/2 में मैं अंश को 2 से गुणा कर दूं और हर को भी 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। आप 2/4 को काट पीट के जब हल करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब आपने जिससे गुणा किया था उससे काट भी सकते हैं। तो देखो ये जो 2/4 था ये न्यूनतम रूप नहीं था, और 1/2 जो है वो क्या है, न्यूनतम रूप है, समझ गए। तो न्यूनतम रूप का मतलब आप जितनी संख्याओं से गुणा हो रखी है उनको काट पीट के हल करके ऐसी संख्या बना दो जो आगे विभाजित नहीं हो सकती हो, समझ गए। तो देखो न्यूनतम रूप को देखते हैं क्या होगा। चलिए -24/192, -24/192। आप यहां देखो कोशिश ये होनी चाहिए कि बड़ी संख्या से भाग दें, क्योंकि बड़ी संख्या से भाग देंगे तो अपना आंसर जल्दी आ जाएगा और ज्यादा जो है अपने को काटना नहीं पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले 8 को चेक करता हूं, देखो 8 × 24 ये तो कट जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 3 बच गया, और 8 × 4 32 यानी 8 से कट जाएगा ये। तो देखो 8 × 24 3 बार तो ये गया, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 3 ये बच गया और 32 हो गया, और 8 × 4 32, समझ गए, ये हो गया। अब देखो 3 से और कट जाएगा, आगे देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3
और 3 8 24, तो ये क्या बन गया है दोस्तों, फाइनली 1/8 बन गया है, समझ गए, 1/8। अब देखो यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस भी लगा दो, तो आप इसका न्यूनतम रूप क्या बता सकते हैं, निम्नतम रूप माइनस का 1/8। माइनस को मत भूल जाना, देखो माइनस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, तो -1/8 इसका न्यूनतम यानी निम्नतम रूप है। बिल्कुल इजी सेक्शन है, आसान सा पार्ट है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान पार्ट है। अब देखो उदाहरण संख्या 1.6 का सेकंड पार्ट, 12/168 को आप न्यूनतम यानी निम्नतम रूप में लिखिए। अब देखो 12/168, देखो काटो इसको। सबसे पहले देखो मैं इसको 4 से काटता हूं, 4 से दोनों कट जाएंगी, तो देखो 4 × 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया। अब देखो 3 से कट रहा है क्या, 3 से बिल्कुल कट रहा है, तो 3 से आप इसको और काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 1 बच गया, और 3 चौक 12, कितना बन गया दोस्तों, 1/14 बन गया, समझ गए। तो इसका न्यूनतम यानी निम्नतम रूप कितना है, 1/14 है। बिल्कुल आसान सेक्शन है, सिंपल सा पार्ट है, यहां तक की बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। इसका देखो थर्ड पार्ट, इसको भी आपको न्यूनतम यानी निम्नतम रूप में आपको प्रदर्शित करना है, लिखना है। माइनस का 21/49, देखो काटो। देखो दोस्तों इसको देखो मैं 7 से काट देता हूं, 7 से दोनों कट रहे हैं, 7 × 3 = 21 और 7 × 7 = 49, तो ये दोस्तों क्या हो गया है आपके पास, ये 3/7, तो ये बन गया, देखो 3/7 तो ये बन गया। ये देखो माइनस बाहर लगा हुआ है, तो माइनस को आप लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, माइनस भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया है निम्नतम रूप माइनस का 3/7। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल इजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट में। उदाहरण संख्या 1.7, निम्न परिमेय संख्याओं के 5 समतुल्य रूप लिखिए। 5 समतुल्य रूप कैसे लिखें, देखो आप इन परिमेय संख्याओं को किन्हीं भी संख्या से यदि गुणा कर दोगे, समान संख्या से अंश व हर में गुणा कर दोगे तो समतुल्य रूप मिल जाएगा, समझ गए। तो देखो 13/17 वो 3/17 है, 3/17 के समतुल्य रूप कैसे लिखेंगे, आप इसको 1 से गुणा करोगे तो यही मिल जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो कुछ अलग मिलेगा, 3 से गुणा करोगे तो कुछ अलग मिलेगा। तो देखो समतुल्य रूप, सबसे पहला रूप में लिखूं तो 3/17 गुणा 2/2, तो कितना हो जाएगा, 6/17 दूना 34 हो गया, 6/34 हो गया। अब देखो दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, 3/17 गुणा -2 से गुणा कर देता हूं, -2/2, यानी माइनस लगा देता हूं, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6/34 हो गया। है तो समतुल्य रूप, बस माइनस में है, ऋणात्मक साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा समतुल्य रूप क्या लिखूं मैं, 3/17 है, इसको मैं 3 से गुणा कर सकता हूं, 3 से अंश व हर में गुणा कर सकता हूं। ध्यान रखना समान संख्या से अंश व हर में गुणा करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर तो 2 से गुणा कर दो अंश में तो, और हर में 5 से कर दो, 7 से कर दो, अपने मन से कुछ नहीं करना। क्या करना है, समान संख्या से गुणा करते जाइए। देखो 3 × 3 = 9 हो गया, और 17 × 3 आपका हो गया है 51। ठीक है, अब देखो माइनस से भी गुणा कर सकता हूं, 3/17 इसको मैं गुणा कर सकता हूं माइनस के 3/3 से। दोनों जगह माइनस मत लगा देना, दोनों जगह माइनस लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 9/51। तो कितने रूप हो गए, देखो 1 2 3 4 तो हो गए, और 5 इन्होंने पूछे, तो अगला समतुल्य रूप एक और लिख लो। चलो एक रूप और लिख लो, 3/17 गुणा 4/4 कर देते हैं, समझ गए, बिल्कुल लीजिए। 4/4 करो, 5/5 करो, माइनस का 5/5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 × 12 हो गया, और ये हो गया है 68, 17 ये 68 हो गया, 17 × 4 आपका हो गया है 68, समझ गए। तो देखो 3 × 4 12 और 17 चौक 68, इसका मतलब 12/68, ये क्या हो गया, समतुल्य रूप। अब आपको एक काम नहीं करना, आप ये मत करना कि कहीं इनको काट पीट के यही ले आओ। देखो सारी की सारी जो भी समतुल्य रूप में बनी है, सारी संख्याएं कट सकती हैं, और कट के कहाँ आ जाएंगी, 3/17 में आ जाएंगी, समझ गए, या -3/17 में आएंगी। तो ऐसा नहीं करना, काटना नहीं है। तो देखो समतुल्य रूप कौन कौन से हो गए आपका, एक तो हो गया ये, देखो एक रूप तो ये हो गया है, दूसरा रूप ये हो गया है, तीसरा रूप ये हो गया है, चौथा रूप ये हो गया है, और पांचवा समतुल्य रूप ये हो गया है। ठीक है, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। इसका है क्वेश्चन, एक उदाहरण संख्या 1.7 का सेकंड क्वेश्चन, माइनस का 5/9। माइनस 5/9 का पहला समतुल्य रूप माइनस का 5/9, 2/2 से गुणा कर दो। देखो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 10/9 दूनी 18 हो गया। देखो बिल्कुल इजी है,
माइनस का 5/9 जो है इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया अंश में और 2 से गुणा कर दिया हर में, तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का बटे 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्या करूं, माइनस का 5/9 है इसको मैं गुणा कर दूं ना माइनस के 2/2 से, क्या दिक्कत है। तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये हो गया है 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, ये लो 10/18। तीसरा समतुल्य रूप यदि आपको चाहिए तो देखो तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस का 5/9 गुणा 3/3 कर देता हूं, क्या दिक्कत है। देखो माइनस का 5 × 15 हो गया और 9 × 27 हो गया, समझ गए, 9 दूनी 18 9 × 27। अब देखो चौथा समतुल्य रूप क्या होगा, चौथा समतुल्य रूप होगा माइनस का 5/9 गुणा, ये लो माइनस के 3/3 से गुणा कर देता हूं, क्या दिक्कत है। तो देखो दोस्तों ये हो गया है माइनस का, और माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 15/9 × 27 हो गया, 15/27। अब देखो एक रूप और लिखना है, पांचवा समतुल्य रूप में लिख देता हूं, माइनस का 5/9 गुणा 5/5 से गुणा कर दो। आप ये मत बोलना सर 4 क्यों छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 7 से गुणा कर लो, 8 से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 25 बटे कितना हो गया, 9 × 5 = 45, माइनस का 25/45। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो गए हैं आपके 5 समतुल्य रूप। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। यहां तक की बातें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल आसान पार्ट है, इजी सेक्शन है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ के साथ हल करते रहना है। यदि ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आसान है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल टफ आपको नजर आएगा। तो दोस्तों आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।